नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो पूर्व में आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आगे भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तिथि को हुआ? ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें एक तीसरा ऑप्शन है, इसमें लिखा है 9 नवंबर 2000। यानी कि 9 नवंबर 2000 को हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को हटा दिया गया था। 13 जिलों को काट कर एक नया प्रदेश बनाया गया था। इसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है। यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को हटा के एक नया राज्य बना दिया गया था, उत्तराखंड। यानी पहले उत्तरांचल नाम था, बाद में उसका उत्तराखंड नाम पड़ा। ये उत्तराखंड है कहाँ? ये पड़ता है, ये देखो, ये पीलीभीत है और ये रहा सहारनपुर। इस पीलीभीत और सहारनपुर को स्पर्श करता हुआ ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है। अब जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, पहला नंबर, दूसरा जिला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये जो उत्तराखंड है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7 जिलों को। ठीक है। ये स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर देखो, टॉप पे रखा है सहारनपुर। सहारनपुर। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है, इसका नाम है मुजफ्फरनगर। ठीक है। और जो तीसरा तीसरा नंबर जो है वो है, बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ये है बिजनौर। और जो चौथा नंबर है, ये है मुरादाबाद। छोटा सा देखो, लंबा सा, मुरादाबाद। ये जो एरिया दिख रहा है मुरादाबाद के बाद, ये जो पांचवा नंबर है, हाँ, ये है रामपुर। ठीक है। रामपुर की छुरियां काफी फेमस हैं। और जो छठा नंबर है, आपने नाथ नगरी के बारे में सुना होगा। नाथ नगरी, बरेली। ठीक है। सूरमा नगरी, बरेली। तो ये जो छठा नंबर है, ये है बरेली। और जो सातवां स्थान है, ये जो आपको दिख रहा है, जहां से गोमती नदी निकलती है, जहां पर फुलहर झील है, ये रहा पीलीभीत। और इस पीलीभीत में ये है सातवां नंबर। और ये जो 7 जिले हैं, ये उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो पहला वाला प्रश्न क्या हुआ? किस तिथि को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था? 9 नवंबर सन 2000। कितने जिलों को अलग किया गया था? 13। और क्या बनाया गया था? एक नया राज्य उत्तराखंड। साथ ही साथ उत्तराखंड जो बनाया गया था वो कहाँ है? ये रहा उत्तराखंड हमारा। और इसे अभी भी 7 जिले इसको स्पर्श करते हैं। ठीक है। और ये रहे आपके 7 जिले। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आप ये वाला यहां पर मैप में आओ, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, गौर करो। ये जो हल्का सा छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये रहा आपका हापुड़। ठीक है। ये क्षेत्र है हापुड़। और ये जो हापुड़ है, ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। और जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। तो यहां पर आप लिख लो, हापुड़ हो गया सबसे छोटा। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, अगर हम पूछें आपसे, सबसे बड़ा जिला यूपी का कौन है, तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला देखो, ये है प्रयागराज। क्लियर है बात? और ये वाला जो क्षेत्र है, ये रहा हमारा महोबा। महोबा। ठीक। अगर हम प्रयागराज से कुछ जानकारियां आपसे पूछें कि बताओ भाई, जनसंख्या सबसे ज्यादा, अगर देखो क्षेत्रफल के हिसाब से तो लखीमपुर खीरी हो गया सबसे बड़ा। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा पूछा जाए, तो जनसंख्या के हिसाब से होगा सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा, जिला है प्रयागराज। ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला। ठीक है। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये है महोबा। ठीक है। में सबसे छोटा, यानी सबसे कम कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या यानी सबसे कम आबादी कहाँ है? वो है महोबा में। फिर से एक बार समझ लो। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से ये रहा लखीमपुर खीरी। आबादी के अनुसार सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। और सबसे कम आबादी कहाँ की है? सबसे कम है महोबा की। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गीडा। आपने नाम सुना होगा।
GIDA, इसको कहते हैं गोरखपुर, गोरखपुर इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये गोरखपुर कहाँ है, जरा मैप में देख लो, ये रहा आपका गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। और ये जो गीडा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या बता सकते हो? इस गीडा की स्थापना हुई थी 1989, 1989 में। और अब आपसे पूछा गया है कि गीडा कहाँ स्थित है, तो ये नाम में ही रखा है गोरखपुर, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर। ये जो पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, यहां देखो, गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर है कहाँ, अगर हम आपसे पूछें तो ये जो छोटा सा लंबा सा क्षेत्र दिख रहा है आपको, अलीगढ़ के ठीक ऊपर, दिल्ली को स्पर्श करता हुआ, ये है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इस गौतम बुद्ध नगर में कई सारे औद्योगिक प्राधिकरण हैं, कौन कौन से हैं, जरा इनकी इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला तो है, आपको आपने नाम सुना होगा नोएडा का। नोएडा, नाम ही नोएडा नहीं है, नोएडा का जो पूरा नाम होता है नवीन ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नोएडा है। दूसरा कौन है, दूसरा है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, तीसरा कौन है यहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में, तीसरा है, इसका नाम है येडा, यानी कि, हाँ, येडा। अच्छा, ये जो नोएडा है, येडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, नोएडा, ये जो है नोएडा की स्थापना आप बता सकते हो कब हुई थी, नोएडा की स्थापना हुई थी 1976 में। ये मैच दी फॉलोइंग्स में हमसे पूछे जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा 1991, 1991 में। येडा की स्थापना कब हुई थी, सन 2001 में, ठीक है। तो प्रश्न में एक बार फिर से आओ, गीडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, आंसर होगा गोरखपुर। साथ ही साथ हमने गौतम बुद्ध नगर में कितने औद्योगिक प्राधिकरण हैं वो भी देखे। सबसे पहला नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर ईडा। उनकी स्थापना भी हमसे पूछी जाती है, 1976 में नोएडा बना, 1991 ग्रेटर नोएडा स्थापित किया गया, और सन 2001 ईडा स्थापित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। चौथा कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी शहर निम्न में से कौन सा है। दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब पता होने चाहिए आपको। ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का है सबसे उत्तरी जिला। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सहारनपुर, ठीक है, ये सबसे उत्तर में है। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई सबसे दक्षिण में कौन है, ये है सबसे दक्षिण में, इसका नाम है सोनभद्र, सोनभद्र। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र है शामली, शामली नहीं है, ये क्षेत्र है बलिया, ठीक है, बलिया। अच्छा, ये जो बलिया क्षेत्र है, ये रहा सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है शामली, शामली है सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है। अब यहां पर आओ ऑप्शन में, दक्षिणी शहर पूछा है आपसे, तो आंसर हो जाएगा सोनभद्र। फिर से एक बार देख लो, उत्तर प्रदेश का सबसे अगर उत्तरी जिला पूछा जाए तो आंसर होगा सहारनपुर, सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो आंसर होगा बलिया, सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो सोनभद्र, और ये रहा आपका शामली सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन दिए है ना आपको, झांसी, ललितपुर और मिर्जापुर, जरा मैप में देखो ये है कहाँ, ये रहा आपका झांसी, ठीक है। और ये जो मध्य प्रदेश में घुसा जा रहा है बिल्कुल, हाँ, सबसे नीचे जो लटका हुआ है, ये है ललितपुर, ललितपुर। ललितपुर में एक जनजाति पाई जाती है, सहरिया, काफी एग्जाम में पूछी जाती है, इसको भी ध्यान रखो आप। अच्छा, मिर्जापुर कहाँ है, प्रयागराज के ठीक बगल में ये रहा आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है, हाँ। और आप ये समझिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, और मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई उत्तर प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो क्या बताओगे? फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, क्या बताओगे? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उसका सीधा सा आंसर होगा, उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो आंसर क्या होगा? पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है, क्लियर है, ये भी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर पांचवे में आओ। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से अ, किस जिले की सीमा को स्पर्श करती है? ये चार ऑप्शंस दिए हैं। तो पहले तो आपको पता हो लखनऊ है कहाँ, तो ये देखो, ये कानपुर है नगर,
ये रहा उन्नाव, और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है लखनऊ। ठीक है। अब ये जो लखनऊ है, गौर करो, ये जो लखनऊ है, ये जो छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, इसके ठीक ऊपर ये है हरदोई, ये है सीतापुर। एसपीसी सीतापुर सिटी आप कह सकते हो, सीतापुर है। इसके ठीक पूर्व की तरफ ये कौन सा जिला है? ये है बाराबंकी। ठीक है। और इसके पश्चिम में कौन सा जिला है? ये रहा उन्नाव। ठीक। दक्षिण की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा रायबरेली। बस यही क्षेत्र तो है जो लखनऊ को स्पर्श कर रहे हैं, देख लो जरा। तो अगर हम आपसे पूछें कि जो लखनऊ है उसे स्पर्श कौन कौन करता है, कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे पहला आप देखो हरदोई से उठाओ। हरदोई। हरदोई के बाद कौन सा है? सीतापुर। ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर है बाराबंकी। क्लियर है बात? चौथे नंबर पर कौन सा दिख रहा है? रायबरेली। ठीक है। पांचवें नंबर पर कौन सा दिख रहा है? पांचवा है उन्नाव। ठीक है। अब जरा ऑप्शन में आओ, कह रहा है कि लखनऊ की सीमा कौन स्पर्श नहीं कर रहा है, तो उन्नाव स्पर्श करता है, हरदोई करता है, बाराबंकी करता है, बलिया नहीं कर रहा है। बलिया देखो इनमें कोई नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बलिया है कहाँ? तो ये रहा सबसे पूर्वी जिला, ये है बलिया। ठीक है। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ो। छठे नंबर में कह रहा है भूगर्भिक रूप से उत्तर प्रदेश भाग है किसका? ये आंसर होगा। ये कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का। ठीक है। और जब आप भूगोल का पूरा इतिहास है उसको पढ़ोगे, तो फिर वहां पर गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इन सब की चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश का जो भूगर्भिक है रूप, ये किसका है? ये है गोंडवाना लैंड का। अब जरा देखो, जो दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का, ये वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड, मिर्जापुर का, सोनभद्र का, ये जो दक्षिणी भाग है, इसे हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पठारी भाग। बोलो भाई। ये दक्षिणी पठारी भाग इसे बोल सकते हैं। ठीक है। ये दक्षिणी पठारी भाग उत्तर प्रदेश का है, जो कि उत्तर की ओर निकला हुआ है, और ये विंध्यन शैल समूह के द्वारा निर्मित है। साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी पठारी भाग है, ये बना कब था? हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये कब बना था, इसका काल बता सकते हो आप? हाँ, ये बना था प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश है, इसके उत्तर में हिमालय है। उत्तराखंड अलग किया गया है क्योंकि पर्वतीय राज्य है। तो इसके उत्तर में जो शिवालिक श्रेणियां हैं, यानी कि हिमालय का पार्ट है, यहाँ पर है हिमालय। तो आप बता सकते हो कि ये हिमालय कब बना? ये हिमालय बना था, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग में जो हिमालय है वो बना था टर्शियरी काल में। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब सपोज करो ये क्षेत्र जो है, मैं फिगर जो बना रहा हूं वो है अंगारा लैंड। ठीक है। और नीचे वाला क्षेत्र है, ये है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। हुआ क्या, इसके बीच में एक था समुद्र। इस समुद्र का नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर। आपने टेथिस सागर यानी हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो रही होंगी। यहाँ है टेथिस सागर। अब हुआ क्या, गोंडवाना लैंड जब ऊपर की तरफ खिसका तो इसी टेथिस सागर में जो मलबा था वो उठ खड़ा हुआ और उसने रूप ले लिया हिमालय का। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश को, हालांकि हिमालय हमारे उत्तर प्रदेश को काफी प्रभावित करता है। मौसम की दृष्टि से सर्द हवाएं यहाँ पर आने से रोकता है, तो काफी, हाँ, बहुत अच्छा। अब यहां से देखो, ये इसका से 6 नंबर का प्राचीनतम गोंडवाना लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग, ये किसका हिस्सा है? फिर से समझो। कह रहा है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग हिस्सा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है दक्षिणी पठारी भाग। ठीक है। ये कह रहा है कि क्या ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, या छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, या हिमालय पर्वत का? हिमालय पर्वत तो ऊपर है, ये तो हो ही नहीं सकता है। छोटा नागपुर पठार भी नहीं होगा, ये होगा प्रायद्वीपीय भारत। अभी मैंने पीछे देखा था, ये जो दक्षिणी पठारी भाग है, ये है प्रायद्वीपीय भारत का भाग। ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 8वें में देखो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में?
अब जरा भौतिक विभाग देखो इसके। संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन से हैं ये? ये 3 विभाग हैं। सबसे पहला देखो, इसमें आपको मिलेगा भौतिक विभाग। अ, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाले एरिया, भाबर और तराई, ठीक है? जो दूसरा वाला क्षेत्र देखो, ये मैदानी भाग, ठीक है? और जो तीसरा वाला भाग है, या अ, पठारी भाग है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है भाबर और तराई भाग, ठीक है? दूसरा वाला कौन सा है? ये भौतिक विभाग दूसरा नंबर, ये है मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य यानी ये जो मध्य का एरिया है, मध्य का मैदानी क्षेत्र, ठीक है? और तीसरा वाला कौन सा एक क्षेत्र है? ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हैं जो भौतिक विभाग हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है? अच्छा, अगर जब हम मध्य मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसको भी 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो है बांगर और दूसरा है खादर। बात समझ पा रहे हो? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8वें में फिर से देखो, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? 3। कौन कौन से हैं? भाबर तराई भाग, मध्य मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। फिगर में देखो, ये वाला हो गया भाबर, ठीक है? और भाबर और तराई क्षेत्र ये वाला है। दूसरा, ये जो नीचे वाला मध्य वाला भाग है, ये मैदानी भाग है। और जो सबसे दक्षिण में है, ये है पठारी भाग। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लो भाई विचार। उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी क्षेत्र को भाबर, उसके बाद समानांतर क्षेत्र को तराई कहा जाता है। ये जी हाँ, बिल्कुल। सबसे जो उत्तर है, ऊपर वाला भाग, ये है भाबर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर भाबर है तो यहाँ पर नदियां आमतौर पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर पाए जाते हैं और इन पत्थरों के अंदर-अंदर से नदियां विलुप्त हो जाती हैं। फिर नदियां प्रकट होती हैं तराई क्षेत्र में, चूंकि यहाँ पर काफी उपजाऊ मृदा है, बड़े पत्थरों से फिर एकदम से नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पर ये तराई क्षेत्र है। भाबर के बाद एक जो पट्टी, सकरी पट्टी है उत्तर प्रदेश में, ये जो तराई जिले हैं जैसे सहारनपुर, बलरामपुर, इन क्षेत्रों में जो पतली पट्टी पाई जाती है, इसे कहते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है? ये काफी उपजाऊ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और उपजाऊ मृदा होने के साथ साथ यहाँ पर आपने देखा होगा, इस क्षेत्र में गन्ना की खेती काफी होती है। साथ ही साथ जो चावल है, चावल का आशय है धान से। यहाँ पर धान की भी काफी अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है और बारिश के साथ साथ यहाँ की मृदा भी काफी उपजाऊ है, ठीक है? ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। तो जब अच्छी खासी परिस्थिति मिलती है एक फसल को ग्रो होने के लिए, तो यहाँ पर पैदावार भी अच्छी होती है। तो इसका पहला जो आंसर था, पहला ऑप्शन है, ये तो सही है। पहले भाबर की परत है, फिर है तराई क्षेत्र, ठीक है? अच्छा, दूसरा जो ये जो दिया है ऑप्शन, इसमें देखो, तराई क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर धान और गन्ने की खेती अच्छी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर है बात? अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारी भाग शामिल है। ये जो दक्षिणी पठारी भाग है, यहां पर देखो, ये बुंदेलखंड है, ठीक है? बुंदेलखंड है, तो ये तो सही हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दक्षिणी पठार की भूमि बंजर है, कगरीली है, थ्रीली है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं और उतनी उपजाऊ नहीं है जितना तराई क्षेत्र है। हालांकि मोटा अनाज यहाँ पर होता है, लेकिन उस हिसाब का नहीं होता है जो अन्य क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ की पथरीली और बंजर भूमि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है? तो ये वाला भी सही हो गया। तीसरा दिया है कि इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता है। जी नहीं, वर्षा कहाँ होती है भाई बुंदेलखंड में? यहाँ वर्षा कहाँ होती है? हाँ, लेकिन ये है कि वर्षा जो पश्चिमी यूपी है, उसकी तुलना में वर्षा यहाँ पर ठीक-ठाक मात्रा में हो जाती है। लेकिन जिस तरह से ये ऑप्शन कह रहा है कि तीसरा नंबर वर्षा की अधिकता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है कि भीषण गर्मी और जल के अभाव से इस क्षेत्र की वनस्पतियां छोटे आकार की होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जहां पर बारिश कम होती है, वहां पर पौधे उस उस दशा के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे
जहां बारिश कम होती है वहां के पत्तों की, वहां के पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे बबूल टाइप के वृक्ष उगते हैं वहां पे। क्योंकि पानी की मात्रा ही नहीं है, पानी की मात्रा नहीं है तो फिर पत्तियां अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं, है ना। कांटे, पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां या ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन केवल तीसरा है जो गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वें में आओ। निम्नलिखित में से किस जिले में पड़वा, ये जो मृदा है, ये मृदा है, ठीक है, पड़वा मृदा पाई जाती है। कौन सा है जिला? आप जरा देखो, ये जो मृदा है ये है कैसी मृदा? पड़वा मृदा, ठीक है। ये दरअसल हल्के लाल रंग की होती है। यहां से कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसका रंग कैसा होता है? हल्का लाल, ठीक है। और दूसरा, बलुई प्रकार की होती है मिट्टी। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमीरपुर में। हमीरपुर कहाँ है? आप ये देखो क्षेत्र, ये महोबा है, ये वाला क्षेत्र है हमीरपुर। हमीरपुर, ये हमीरपुर में पाई जाती है। साथ ही साथ ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, जालौन, ये जालौन में भी पाई जाती है। तो हमीरपुर और जालौन। और साथ ही साथ ये जो यमुना का क्षेत्र है, यानी कि हम कहें यमुना का बीहड़ इलाका, वहां भी पाई जाती है ये मृदा। और चूंकि बलुई मृदा है, पानी की कमी है इस क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में इसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत कम होती है। जीवाश्म की मात्रा यानी कि ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप फसलें उगाओगे तो मोटे अनाज आप उगा पाओगे। जैसे रबी की फसल में आप यहाँ पर चना उगा सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर ज्वार की पैदावार भी हो सकती है। बाकी यहाँ की मृदा इतनी उपजाऊ नहीं है जितनी अन्य क्षेत्र में, जैसे मध्यवर्ती भाग, ठीक है। अब ये फिर से इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन में पड़वा मृदा के बारे में पूछा गया था कि किस जिले में है। तो ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में आप ठीक ठाक तरीके से आप पता कर सकते हो। कानपुर में पाई नहीं जाती है, प्रतापगढ़ में है नहीं, सीतापुर में है नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमीरपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा तापमान, ऑप्शन में आओ। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, अच्छा ठीक है, हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, ये भी हो सकता है। बुंदेलखंड में, इन सब की तुलना में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है? बुंदेलखंड में, ठीक है। कितना तापमान पाया जाता है लगभग बुंदेलखंड में? यहाँ पर जो गर्मियों का तापमान होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर सालाना वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से लेकर लगभग लगभग 100 सेंटीमीटर तक सालाना वर्षा यहाँ पर हो जाती है। ये बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ये वाला पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये बुंदेलखंड है, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड, जिसमें ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ये सारे के सारे जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें में आओ। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र देखो। अब यहां से उठाओ मृदा अपरदन। मृदा अपरदन दरअसल होता क्या है? मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन है। और मृदा अपरदन कई कारणों से होता है। जैसे अगर किसी खेत में बहुत ज्यादा पशु चारण हो जाए, तो उनके खुरों से जो मृदा का कटाव हो जाता है वो भी मृदा अपरदन की श्रेणी में आता है। आपने देखा होगा कि ज्यादा बारिश हो जाती है तो मृदा का कटाव हो जाता है, वो भी मृदा अपरदन है। आंधी तेज चल जाए, ऊपर की परत मिट्टी की उड़ जाती है, वो भी मृदा अपरदन है। तो मृदा अपरदन कई तरीके से होता है। वायु अपरदन, है ना, जल अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आप क्वेश्चन में वापस आइए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वायु से कहाँ अपर्दन मृदा का होता है? तो जरा ये देखो, ये रहा हमारा अगर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी भाग, ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये है उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, और ये रहा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। तो ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग से आशय है, जैसे हम कहें आगरा, ये है आगरा, ये रहा आगरा, और ये रहा आपका इटावा, और ये रहा मथुरा। जैसे हम कहें आगरा, इटावा और मथुरा, यहां पर सबसे ज्यादा होता है वायु अपर्दित मृदा, यानी कि वायु अपर्दन कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? ये मिलता है आगरा में, इटावा में और मथुरा में। इन शॉर्ट हम कहें तो पश्चिमी यूपी में हमें सबसे ज्यादा वायु से मृदा अपर्दन देखने को मिलता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र।
अब जरा यहां पर देखो, बारिश सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? जब बंगाल की खाड़ी से मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहां से प्रवेश करेगा? पूर्व से, यहां से प्रवेश करेगा। अब अगर यहां से प्रवेश करेगा तो बारिश यहां पे ज्यादा होगी, तो यहां पे पानी से जो मृदा अपरदन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पूर्व और दक्षिण में जो मृदा अपरदन होता है वो मृदा अपरदन किस कैटेगरी का होगा? पानी से, यानी कि जल से। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर जलीय अपरदन सबसे ज्यादा मिलता है देखने को। ठीक है, कहाँ कहाँ? पूर्वी यूपी में और दक्षिणी यूपी में सबसे ज्यादा जलीय अपरदन मिलेगा आपको, जबकि पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा वायु अपरदन मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वें में आओ। 13वां तो हो गया, 14वें में आओ। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? आंसर होगा इसका गर्म नहीं है, समशीतोष्ण मानसूनी ये भी नहीं है, ये होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंध में पाया जाता है उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मानसून पर पूरी तरह से निर्भर है। और उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, दरअसल वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को दो जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये जो पूरा उत्तर प्रदेश है इसे दो जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। किस आधार पर? वर्षा के वितरण के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। देखो जरा, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, आप ऐसे समझो, लिख लो जरा। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को दो जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं जरा देखो। पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, और जो दूसरा है, कौन कौन से हैं ये दो क्षेत्र? ये जो पहला ये हो गया, दूसरा कौन सा है? दूसरा है साधारण आर्द्र। साधारण आर्द्र एवं कौन सा? उष्ण प्रदेश। ठीक है, उष्ण प्रदेश। अच्छा, अब एक बात समझो, ये जो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है ये सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर काफी मात्रा में बारिश वारिश भी होती है और तराई क्षेत्र है। ठीक है, इसे दो भागों में यानी दो कैटेगरी में इसे बांट दिया जाता है। सबसे पहला, एक तो तराई, अभी मैंने बोला था यहाँ तराई क्षेत्र है, और दूसरा पूर्वी यूपी। पूर्वी यूपी के ये दो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? वर्षा के आधार पर दो जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, साधारण आर्द्र में कौन सा क्षेत्र आएगा? साधारण आर्द्र में आएगा ये मध्यवर्ती क्षेत्र, साथ ही साथ पश्चिमी मैदान, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता कम होती है साधारणतया। और ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र इसके अंडर में आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वें में आओ। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? उत्तर प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहां देखो, बंगाल की खाड़ी से मानसून चलता है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, और सबसे ज्यादा जो बारिश करता है वो यही करता है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मानसून पूर्व से प्रवेश करता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसकी जो क्षमता होती है बारिश कराने की वो कम होती जाती है। और ये जब मथुरा में पहुंचता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में पहुंचता है, तो ये बारिश बहुत कम करा पाता है। और आप देख पाओगे कि ये जो यूपी में जो वर्षा होती है, यूपी में सपोज करो अगर 100% वर्षा हो रही है, तो ये जो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी से अगर यूपी में 100% वर्षा हो रही तो बंगाल की खाड़ी से कितनी वर्षा होगी? बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शेयर होता है, लगभग 75% से लेकर 80% तक। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी बारिश होगी उसका 75 से 80% बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। बाकी लौटते हुए मानसून से, पछुआ विक्षोभ से, इनसे सबसे होती रहती है। ठीक है, अच्छा, अब दो तीन बातें यहां से देखो। अगर हम आपसे पूछें कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यहां पर बारिश कितनी होती है? यहां पर बारिश होती है लगभग लगभग 112 सेंटीमीटर वार्षिक। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ, मध्य मैदानी क्षेत्र, यहां पर बारिश कितनी होती है?
यहां पर बारिश लगभग होती है 94 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा पूर्वी, और ये जो क्षेत्र है ये वाला है मध्य मैदानी क्षेत्र। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बारिश कितनी होती है? लगभग यहां पर होती है 84 सेंटीमीटर। और ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी पठारी भाग, दक्षिणी पठारी भाग, यहां पर बारिश कितनी होती है? तो यहां पर होती है 91 सेंटीमीटर वार्षिक। और ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे कम बारिश औसतन कहाँ होती है? आंसर होगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। आमतौर पर हम लोग दक्षिणी पठारी को मारकर चले आते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, औसतन बारिश सबसे कम होती है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, अरोरा, ये जो अरोरा बांध है उत्तर प्रदेश में, ये ये गराई नदी पर है। इसको आप ध्यान रखोगे। अच्छा, गराई नदी पर है तो ये है कहां पर? सबसे बड़ी समस्या तो ये कहां है, किस जिले में है? ये है मिर्जापुर में। अच्छा, मिर्जापुर में, ठीक है। क्या मैप में बता सकते हो मिर्जापुर है कहाँ? तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है मिर्जापुर। ठीक है, अब आ जाओ अडवा डैम, यानी अडवा बांध पर। ये किस नदी पर है? तो अडवा बांध जो है वो अडवा नदी पर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? ये जो अडवा नदी पर है अडवा डैम, ये किस जिले में है? ये भी है मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ है? ये वाला क्षेत्र मिर्जापुर। बघेलखंड बांध, ये कहाँ है? बघेलखंड जो बांध है, सबसे पहले तो आप ये जानो ये किस नदी पर है। तो एक नदी का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है जमुना, जमुना हवा, जमुना हवा नदी। ये कहाँ, या जमुना हावा नदी, ये कहाँ है, किस क्षेत्र में है? तो ये है बलरामपुर में। अच्छा, बलरामपुर मैप में कहाँ है? तो ये रहा बहराइच, ये रहा श्रावस्ती, और ये है बलरामपुर। ठीक है, क्षेत्र। अच्छा, ये जो बटुआ इसको कहा जाता है, या कई 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 किताबों में बटुआ लिखा होता है। ये जो बटुआ डैम है, ये दरअसल बिहार में है, बटुआ नदी पर है। ठीक है, बटुआ नदी पर है। तो यही आंसर होगा हमारा, जो कि पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 में, कौन सी नदी है, देखो नदियों में से कौन सी नदी है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा जिसमें घोषित किया गया है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की ही ये नदी है, और ये है गोमती नदी। ठीक है, अब ये जो गोमती है, गोमती नदी, इसके बारे में देखो। ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती बहती इसका मुहाना है? ये जो गोमती नदी है, इसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम क्या है? उद्गम है इसका पीलीभीत। और पीलीभीत कहाँ है, मैप में बता सकते हो आप? ये रहा पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत में दरअसल एक क्षेत्र है जिसका नाम है माधो टांडा। माधो टांडा, ये माधो टांडा एक कस्बा है, और इसी कस्बे में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील, और ये निकलती है फुलहर झील से। ठीक है, बहते 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 ये पहुंचती है गाजीपुर, और गाजीपुर में एक जगह है जिसका नाम है कैथी, और गाजीपुर में कैथी के समीप ये मिल जाती है गंगा से। ठीक है, गंगा से मिल जाती है। बात समझ रहे हो? तो अब एक बात समझो, इसका उद्गम कहां से हुआ? पीलीभीत से। और इसका मुहाना क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ? गाजीपुर के कैथी में। कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो इस हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगर हम बात करें गोमती नदी की सहायक नदी की, गोमती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, जरा इनको आप लिख लीजिए। हमारे एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जैसे पहली नंबर है गयहाई नदी। ठीक है, दूसरी कौन है? दूसरी है सुखेता, सुखेता नदी। हाँ, सहारनपुर से ये निकलती है, लखीमपुर से निकलती है। तीसरी कौन है सुखेता के बाद? इसका नाम है छोहा नदी। और एक और है आंध्र छोहा नदी। ठीक है, इसकी एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है सई नदी। सई नदी के बारे में पूछा जाता है कि ये सई नदी इससे कहाँ मिलती है, गोमती नदी से। तो ध्यान रखिएगा, सई नदी मिलती है जौनपुर में, जौनपुर में गोमती से मिल जाती है।
गोमती से ये मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखो। बात समझ पा रहे हो? ये जो सई नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? गोमती की। गोमती से ये कहाँ मिलती है जाके? ये मिलती है जौनपुर में। और हाँ, ये सारी की सारी सहायक नदियां इसकी हैं, उसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौंझ झील है? देखो, कुछ झीलें हैं जो हमें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। दरअसल ये जो सौंझ झील है ना, ये तो है मैनपुरी में। आप इसको ऐसे लिख लो, सौंझ झील। ठीक है। क्या महोबा में भी कोई झील है? बताओ भाई, क्या महोबा में कोई झील है? आंसर है हाँ, इसका नाम है मदन सागर। मदन सागर झील कहाँ है? महोबा में। क्या मेरठ में भी कोई झील है? आंसर होगा हाँ। क्या नाम है इसका? रामताल। रामताल झील या ताल। ठीक है। अब देखो, ये है रामताल और एक मैं लिख रहा हूं रामगढ़ ताल। इन दोनों में अंतर बिल्कुल है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रामताल पूछे तो मेरठ में है, रामगढ़ ताल पूछेगा तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होना चाहिए आपका गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर ये रहा, ये क्षेत्र है गोरखपुर। ठीक है। महोबा कहाँ है? महोबा ये वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं महोबा। और मेरठ कहाँ है? मेरठ कहाँ है? कहाँ है? ये रहा मेरठ। मेरठ ठीक है। मेरठ। और बदायूं, बदायूं में क्या कोई झील है? बता सकते हो? बदायूं में एक झील है जिसका नाम है सागर ताल। ठीक है। बदायूं है कहाँ? ये रहा बदायूं। इसकी लोकेशंस भी आप पता रखिए। अच्छा, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है मथुरा। यहाँ एक झील है, काफी फेमस है, हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। इस झील का नाम है, जिसका नाम है नौह झील। नौह झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। कौन सा जलप्रपात है जो मिर्जापुर में स्थित नहीं है? ये पूछा है। अच्छा, ये जो शबरी जलप्रपात है, ये है चित्रकूट में। ठीक। चूनादरी जलप्रपात कहाँ है? चूनादरी जलप्रपात है मिर्जापुर में। लखनिया या लखनिया जलप्रपात कहाँ है? ये भी है मिर्जापुर में। मिर्जापुर। और जो सिद्धनाथ दरी है, ये भी कहाँ है? ये भी है मिर्जापुर में। ये हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। आंसर याद रखिए। शबरी कहाँ है? चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ है? ये रहा महोबा, ये है बांदा, और ये रहा आपका चित्रकूट। ठीक है। चित्रकूट। और मिर्जापुर कहाँ है? ये वाला क्षेत्र है मिर्जापुर। यहां पर हैं आपके तीन जलप्रपात और चित्रकूट में है शबरी जलप्रपात। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वें में आओ। बैराज एक तरफ दिया है, एक तरफ नदी दिया है। आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ध्यान रखिए, इसमें तीन गलत है, केवल एक सही है। आपको पता होना चाहिए, जो हरवली बैराज है, ध्यान दो, हरवली बैराज, ये किस नदी पर है? ये है रामगंगा नदी पर। ठीक है। अच्छा, रामगंगा नदी पर है तो क्या आप बता सकते हो किस जिले में है? ये है बिजनौर में। बिजनौर। कहाँ है बिजनौर? आप देखो, ये वाला जो बड़ा सा क्षेत्र है मैप में, ये है बिजनौर। अच्छा, ये जो नरौरा है, ये है अलीगढ़ में। नरौरा बांध अलीगढ़ में है, किस नदी पर है? नदी है गंगा। ठीक। अच्छा, ये अलीगढ़ कहाँ है? कहीं दिख रहा है? ये वाला क्षेत्र है अलीगढ़, ये वाला अलीगढ़। ठीक है। और ये बनबसा, ये कहाँ है? ये जो बनबसा बांध है, ये दरअसल है शारदा नदी पर। ठीक है। और शारदा नदी पर है कहाँ, किस क्षेत्र में है? ये है पीलीभीत में। तो पीलीभीत कहाँ है? ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है पीलीभीत। ठीक है। क्लियर है बात? अब आ जाओ बाणगंगा में। बाणगंगा ये राप्ती नदी पर है। राप्ती नदी पर है। कहाँ है, किस जिले में है? जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। ठीक। क्लियर बात? अब मैप में देखो, सिद्धार्थनगर यहाँ कहाँ है? ये रहा बहराइच, ये रहा श्रावस्ती, ये रहा बलरामपुर। और बलरामपुर के बाद ये रहा आपका महाराजगंज, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये है सिद्धार्थनगर। ठीक है। सिद्धार्थनगर। क्लियर है बात? अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बाकी तीन तो गलत है। देख, ये बाण गंगा वाला मुझे सही लग रहा है, बाण गंगा राप्ती नदी पर है। बाकी बनबासा गोमती में दिया था लेकिन गलत हो गया है, तो शारदा में है। नरौरा शारदा दिया था लेकिन गलत हो गया, ये तो गंगा में है। हरवली गंगा दिया था लेकिन ये गलत हो गया, ये तो राम गंगा में है। तो आंसर सही कौन होगा? चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ।
उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये तो भाई बड़ा बड़ी गड़बड़ बात है। अधिक विकसित है किन मायनों में? ये तो कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, तो ये तो गलत हो गया। अधिक विकसित है किस क्षेत्र में? कृषि में या इंडस्ट्रीज में, किसमें? वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं है। दूसरे ऑप्शन में आओ। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। हाँ, ये जरूर सही है। जो पश्चिमी यूपी है, यहाँ पर अ, हरित क्रांति के लिए काफी चर्चित क्षेत्र रहा है। यानी यहाँ पर हरित क्रांति के लिए इस क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कौन कौन है? भाबर एवं तराई, ये जो ऊपर का क्षेत्र है, भाबर और तराई क्षेत्र। ठीक है। दूसरा कौन सा है? ये पहला हो गया। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, ये वाला। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तीसरा है। चौथा कौन है? दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है। मध्य मैदानी क्षेत्र पांचवा है। बुंदेलखंड क्षेत्र ये छठा है। और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये सातवां है। साथ ही साथ पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये आठवां है। और विंध्य क्षेत्र ये है नौवां। यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? वो है 9। और ये 9 के 9 लिखे हैं। आपसे इन 9 के बारे में हालांकि पूछेगा तो नहीं, लेकिन टोटल संख्या पूछ लेता है। और ये हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। निम्नलिखित में से अ, किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यानी कि उत्तर ये फसलें लिखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश इन फसलों में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू का है, गन्ना का है, गेहूं का है। लेकिन जब चावल की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, चावल के उत्पादन में। और ये जो आपको तराई क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर गन्ना की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। हालांकि होता यहाँ चावल भी है, लेकिन चावल उतना नहीं होता है जितना आवश्यक है पहले स्थान पर आने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। भारत में भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी है? मूंगफली आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र है। आलू गेहूं गन्ना, हाँ ये हो सकता है, लेकिन कपास गुजरात का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और धान ये यहाँ पर नहीं होता है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलू गन्ना और गेहूं, इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो लंगड़ा आम का सबसे बड़ा उत्पादक है? लंगड़ा आम देख लो जरा यहाँ। ये वाराणसी है। हालांकि ये जो आपको क्षेत्र दिए हैं, इनमें कुछ फल हैं जो काफी फेमस हैं, काफी मात्रा में इन जिलों में होते हैं। ये आपको पता होने चाहिए, जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे वाराणसी कहाँ है? वाराणसी ये है। ठीक है। यहाँ पर लंगड़ा आम सबसे ज्यादा होता है। केला के लिए वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर ये सारे के सारे क्षेत्र फेमस हैं। आंवला के लिए आपने देखा होगा, ये वाला क्षेत्र काफी फेमस है, प्रतापगढ़। ठीक है। नींबू के लिए सहारनपुर और मेरठ काफी फेमस है। सोयाबीन के लिए बुंदेलखंड काफी फेमस है। तो ये क्षेत्र, संतरा कहाँ सबसे ज्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में। और अमरूद के लिए प्रयागराज काफी फेमस है, इलाहाबादी अमरूद, हाँ, के नाम से जाना जाता है। लीची सहारनपुर और मेरठ में काफी फेमस है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में लीची उत्पादन होता है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। दशहरी आम मलिहाबाद क्षेत्र, यानी लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्र में मलिहाबादी आम होता है ना, यानी कि दशहरी आम होता है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, आपको पता होने चाहिए। ये टेबल में है, आप इसको पीडीएफ में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।